नमस्कार। आप देख रहे हैं बस तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। देखिए, बाजार में नवंबर के महीने में भी उतार चढ़ाव जारी है और बाजार वॉलेटाइल है। इस समय भी अगर देखा जाए तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के ही आंकड़े ये बता रहे हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव है। कभी गिरावट बहुत ज्यादा नजर आती है तो कभी निवेशकों का जो बुल्स की ग्रिप है वो भी स्ट्रांग है, तो निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता नजर आता है। लेकिन ऐसे मूड माहौल में बाजार की वॉलेटाइल सिचुएशन के बीच में किस तरीके से आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के ऊपर असर पड़ना चाहिए और किस तरीके से आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बैलेंस कर सकते हैं, ये सब कुछ आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, एसआईपीस के ऊपर, हाइब्रिड फंड्स के ऊपर और उसके साथ ही साथ आईटीआई म्यूचुअल फंड का एक डिविनिटी एसआईएफ जैसा इनोवेटिव प्रोडक्ट है, इसको भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे। हमारे साथ इस समय आईटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ जतिंदर पाल सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पुस्तक पे। नमस्ते जी। नमस्ते। सर सबसे पहले शुरुआत तो आपका आउटलुक जानने से किया जाएगा बाजार को लेकर के। कैसा लग रहा है इस समय बाजार आपको? हुआ क्या, थोड़ी सी बैकग्राउंड के साथ मैं कवर करता हूँ। ये आज से करीबन एक साल पहले, ये सितंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, बाजार ने उस समय का एक न्यू हाई दिया था जब निफ्टी 26,000 के ऊपर क्लोज किया था, करीबन 26 या 300-400 लेवल। उसके बाद बाजार में थोड़ी थोड़ी करेक्शन की दौर रहा है एंड कंसोलिडेशन भी हो रहा है। अब ये अगर आप मेरे से पूछो, ये बाजार का एक नेचुरल फेनोमेना है, क्योंकि क्योंकि 2023 से 2024 के बीच में 18-19 महीने ऐसे गए कि बाजार ने बॉटम से करीबन, मतलब 16-17 हजार निफ्टी ने करीबन वो 26,000 300-400 जो जो पहुंची थी। तो थोड़ी सी बाजार में कंसर्न थे वैल्यूएशंस को लेके कि बाजार समय से पहले बढ़ गया है। एंड साथ में थोड़ा ये भी आपको याद रहा होगा कि लास्ट ईयर की जो रिजल्ट्स आए थे अपनी कॉर्पोरेट, ड्यू टू इलेक्शन टाइम थोड़ी स्पेंडिंग कम हुई थी, तो उनके उनके रिजल्ट्स भी उतने नहीं आए जितने उम्मीद थे, उससे उम्मीद से कम थे। एंड एफआई की सेलिंग भी रही है, तो सब चीज लिंक्ड है। तो करेक्शन रहा है। लेकिन अभी करीबन ये 12-13-14 महीने, हम नवंबर में आ गए हैं, 13-14 महीने हो गए उस इस दौर को। तो हमको क्या लग रहा है कि हमको अर्ली साइंस दिख रहे हैं, जहां से हमको लग रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन के बाद में एक नॉर्मल रुख वापस पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी। सो कहने के लिए, जो रिसेंटली पिछले बजट के अंदर इनकम टैक्स छूट दी गई, वो कंजम्पशन को ट्रिगर करेगा। ये इस समय जो जीएसटी की इतनी बड़ी रैशनलाइजेशन हुई है, वो भी इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। मॉनसून अच्छा रहा है, आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट्स रहे हैं। नाउ अगर कंसर्न को एरिया है, तो मेरे मेरे मन में हमारे फंड हाउस की तरफ सिर्फ ये है कि एक बार ये यूएस की ट्रेड डील कहीं सेटल हो जाए, तो शायद बाजार को कोई अगर कहीं कॉशन है तो वो दूर हो जाएगा। तो अगर ये हुआ, रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, कहीं 19-20 होती है बात, लेकिन ठीक आ रहे हैं, तो हमको क्या लग रहा है कि एक नया दौर शुरू होना चाहिए। थोड़ी सी कंसोलिडेशन बाकी है, उसके बाद होना चाहिए दौर। तो मार्केट जो बढ़ेगी अपने अर्निंग्स के हिसाब से, मार्केट अपनी वो रुख वापस बदलेगी, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ी नॉर्मलाइज हो गई है, पहले से कम है वैल्यूएशन। जी सर, बाजार में वॉलेटिलिटी है, ऐसे में एसआईपी इन्वेस्टर्स जो हैं उनके मन में कई तरीके के सवाल हैं कि क्या वो अपनी एसआईपी जारी रखें, क्या उस तरीके का रिटर्न उनको मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। हालांकि लॉन्ग टर्म में हम हमेशा यही रिकमेंड करते हैं कि एसआईपी रोकनी नहीं चाहिए बेसिकली। लेकिन ये टेंशन जो निवेशकों की है, इससे रिलेटेड एक सवाल ये कि जब हम बात करते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की, तो इस वॉलेटाइल मार्केट में भी क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि निवेशकों को इसका इतना ही फायदा मिलेगा? ये दो तरीके से हमको देखना है। सबसे पहले, अगर करेक्शन है तो एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट पोजीशन, ये सिचुएशन है। मगर दूसरी पॉइंट ये है कि एसआईपी जब हम करते हैं, तो एसआईपी के एक जो जो कंस्ट्रक्ट है, जो एक वो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट है। और वो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट किस तरफ से आता है कि आप एसआईपी करते हो क्योंकि आप जॉब करते हो, आपकी सैलरी आएगी, वहां से आपको सेविंग करनी है। आप बिजनेस में हो, आपकी कोई ऐसी इनकम है जो इनकम फ्यूचर में आएगी, और उसको आप एसआईपी की निवेश के साथ लिंक कर देते हो। तो वो, तो इसलिए इसलिए इसको अनुशासन के हिसाब से हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। नाउ अगर बाजार में नमी रही है थोड़ी रिसेंट टाइम में, तो एनएवीएस भी नीचे है। तो यही तो समय है जो एसआईपी वालों को ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, जब बाजार कम है। और जब बाजार का रुख बदलेगा, तो उनको उनको फायदा होगा। तो ये जो आपने प्रश्न कहा, बिल्कुल नहीं थमना है, एसआईपी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि पूरे साइकिल को प्ले करना है। अगर आप डाउन साइकिल में
अगर हम रिसेंसी बायस के ऊपर बोल कहेंगे कि बाजार नीचे है तो हम रुक जाएं या थम जाएं या निकल जाएं, फिर तो आपको अपसाइकल का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। एंड इवन अदरवाइज आई थिंक जो रुख है वो ये है कि आज हम $4 ट्रिलियन प्लस की इकोनॉमी हो गए हैं। जो विकसित भारत की बात हो रही है जो कि 20 साल प्लस थोड़ा दूर है, एंड वो ये पूरी जर्नी प्ले आउट करनी है। दुनिया में बहुत कम देशों में ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ रही है, और समवेयर वी शुड फील लकी कि हम इसका इसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये पूरे दौर को हमने फायदा उठाना, ना कि कुछ महीने कम हो गए एंड देन हम डर जाएं, क्योंकि ये बाजार का अप एंड डाउन मूवमेंट कोई नई बात नहीं, हरदम रही है। ये है कि लोग सीख जाते हैं, लेकिन जब खुद उसके सिचुएशन आती है तो डर जाते हैं। तो डर से आगे निकलना है, एसआईपी नहीं रोकनी है, और इन्वेस्टेड रहना है। जी सर, लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ जो निवेशकों के बीच में है, या डर जिसे हम कह सकते हैं, वो ये है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो क्या एसआईपी का पैसा भी डूब जाता है? क्या ये सिर्फ एक मिथ है अगर हम देखें एसआईपी से रिलेटेड तो? मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि ये एक, जैसे मैंने कहा शुरू इसके पिछले प्रश्न के अंदर, कि एसआईपी आपके एक डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, पकड़ लेते 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट एसआईपी की है, एक बार एसआईपी की इन्वेस्टमेंट हो गई तो लमसम बन गया। तो आपको, और आपने एक बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया जो कि था रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो आप जब एवरेज करोगे और मार्केट नीचे रहेगी तो आपके एवरेज आपके बेनिफिट रहेंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको उसका पूरा लाभ, उसका पूरा फायदा उठा मिलेगा। सो सो मिथ से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि आपकी ये ये आपका इन्वेस्टमेंट साइकिल जारी रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप डाउन मार्केट अगर आएगी नहीं तो आपको अपसाइड का बेनिफिट ही नहीं आएगा कभी, वरना आप ऊपर की मार्केट में एवरेज एवरेज ऊपर ही करते रहोगे। तो डाउन मार्केट हुई है, हमको इन्वेस्ट करना है, इसका फायदा उठाना है, और एसआईपी जारी रखनी है। सर, हाल के अगर मार्केट करेक्शन की बात देखी जाए, या देखा जाए कि बाजार की क्या सिचुएशन थी, उसके बाद कहा यह जा रहा था बीच में कि मार्केट के वैल्यूएशन बहुत ऊंचे हो गए थे। तो क्या अब अगर देखें तो स्मॉल कैप, मिड कैप, इस तरीके के फंड्स में दोबारा से निवेश के अच्छे मौके बन रहे हैं, या अभी भी वो वैल्यूएशंस अनअट्रैक्टिव नजर आते हैं? वैल्यूएशंस जनरल मार्केट लेवल में, कोई भी आप लेवल पे देखो, मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप, कोई भी लेवल पे जनरल मार्केट वैल्यूएशंस के अंदर कम हुए हैं वैल्यूएशंस। जो जो तो मैं ये नहीं कहता हूं कि वैल्यूएशंस एकदम चीप हो गए, लेकिन मार्केट में जो एक साल पहले जब जहां से मार्केट 26,000 के ऊपर निफ्टी गई थी, आज ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास हम वापस आ गए हैं। लेकिन पी रेशियो जो हम कहते हैं या वैल्यूएशन जो कहते हैं पहले से कम है, वो तीनों स्पेस, मतलब लार्ज मिड स्मॉल कैप तीनों में। अब बाकी जो चीजें हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक है कि स्टॉक की अर्निंग के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन क्या है। तो 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 हाँ, पहले से चीपर मार्केट है। जी सर, अगर हम सुपर मार्केट की बात कर रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन जो कहा जाता है इस समय, कि बाजार के जब वैल्यूएशंस बहुत ऊंचे हो जाते हैं तो हमें अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए, वो किस तरीके से बैलेंस करता है, और किस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन अभी की मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, जनरली मैं कह रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हम्म। हरदम हो, इसलिए नहीं कि मार्केट का सिर्फ रुख बदल रहा है। सो फॉर एग्जांपल, अगर और देखा जाए तो डाइवर्सिफाई तब करते हैं जब एक एसेट क्लास ज्यादा महंगा या ऊपर ज्यादा समय के पहले या टाइम से, मतलब थोड़ी वैल्यूएशन ज्यादा महंगा हो गया है। तो एक साल, सवा साल, 1.5 साल पहले जब मार्केट बढ़ रहा था, तो उस टाइम जो जो वैल्यूएशंस थे इक्विटी के वो ज्यादा थे। नाउ जनरली ये एसेट एलोकेशन की बात आप ये हम कर रहे हैं कि जनरली लोग फिक्स इनकम या ब्याज दरों वाली जो सिक्योरिटीज उसके अंदर निवेश करते हैं, या इक्विटी मार्केट करते हैं, एंड कुछ रियल स्टेट्स अपनी। एंड प्लस अभी आजकल, मतलब मेरे को, अगर हम 2 महीने पहले बात कर रहे थे तो लोग गोल्ड सिल्वर की भी बात करते हैं, राइट। तो ये एलोकेशन हर तरह से, हर रूप में होनी चाहिए, बट ये एलोकेशन किसी के लिए भी फिक्स नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से, उसको प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, उसकी निवेश के कितने समय के लिए निवेश करना चाह रहा हूँ उसके हिसाब से उसको एलोकेशन करनी चाहिए। ये ये जब, अब एक साल, अगर किसी ने 1-1.5 साल पहले अपनी एलोकेशन ठीक रखी होती तो पिछले, तो समझ लीजिए कि थोड़ा गोल्ड सिल्वर में, थोड़ा फिक्स इनकम में अगर रखा होता तो पिछले एक साल का जो करेक्शन हुआ है तो उतने पोर्टफोलियो में वो उसको फर्क कम पड़ता।
उसकी गिरावट कम रहती। और सो 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 इसलिए एलोकेशन इज अ परपेचुअल कंसेप्ट। एंड एंड आज के दिन अगर इक्विटी थोड़ी करेक्शन हुई है, रेदर हम कहेंगे कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से जितना इक्विटी की एलोकेशन बनती है, अरे सिर्फ उदाहरण के लिए ले रहा हूं मैं कि बाई चांस आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप 50% इक्विटी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अगर वो बाई आपके पोर्टफोलियो में अगर आज इक्विटी गिरावट के कारण 45, 44, 43 पे आ गया है, एंड मेरा होप है कि इतना नहीं हुआ है, या कि वो 45-50 के बीच में ही होगा क्योंकि बाजार वापस काफी हद तक रिकवर कर गया है, तो जितना डिफरेंस है आपको वापस 50 पे ले आना चाहिए। जी सर, अगर अभी देखा जाए, आपने इक्विटी की भी बात करी है और हम आपसे जानना ये बेसिकली चाहेंगे कि अब मार्केट इतना वॉलेटाइल है, इक्विटी फंड्स में डर वैसे ही लग रहा है निवेशकों को, तो पोर्टफोलियो में क्या इक्विटी फंड्स का हिस्सा घटा दे? और अगर इक्विटी फंड से हम थोड़ा बाहर निकलते हैं तो किस तरह के फंड्स में जाए? हाइब्रिड फंड्स में जा सकते हैं या कोई तरीके का फंड है? अ, ये सवाल है ना, ये एक्चुअली चाहे बाजार अच्छा हो या खराब हो, उसका 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 जवाब सेम है। हम्म। पहली बात तो ये कि अगर करेक्शन हुआ है और मार्केट अब तो थोड़ी रिकवरी कर गया, अगर मार्केट नीचे है तो ये कॉन्ट्रा कॉल है कि आपको जब मार्केट नीचे है तो आप, अगर आपके पास सरप्लस पैसा है इंक्रीमेंटली, तो आपको इक्विटी में लगाना चाहिए। तो ओनली किस चीज का हम जवाब नहीं दे सकते कि मार्केट कितना समय और लेगा रिकवरी के लिए। अगर अगर हम सिर्फ ये पिछले महीने की बात करें, अक्टूबर जो हुआ है, तो उसके अंदर निफ्टी देखिए कुछ 4-5% बढ़ गया। अगर आप यही डर के कारण अगस्त सितंबर में निकल गए होते तो थोड़ी रिकवरी जो हुई है वो उसका आपको पोर्शन मिलता ही नहीं। नाउ, और दूसरी बात, आपने हाइब्रिड फंड्स की बात की। अगर आपके रिस्क प्रोफाइल में आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है और लार्ज कैप इक्विटी भी नहीं करना चाहते, तो जरूर जो एग्रेसिव जो 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 हाइब्रिड फंड्स है उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो हाइब्रिड फंड्स वो वो मिडिल लेवल प्लेसमेंट है, डेट या फिक्स्ड इनकम और इक्विटी के बीच में। तो तो सो हो सकता है कि जब गिरावट हो वो थोड़ा कम गिरे, क्योंकि उसके अंदर फिक्स्ड इनकम का पोर्शन है, एक ब्याज मतलब इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज उसके अंदर। लेकिन जब मार्केट बढ़ेगी तो उसकी इंक्रीज भी इक्विटीज से कम होगी। तो ये एलोकेशन एक्चुअली सबके लिए फिक्स नहीं है। अगर अगर और स्पेशली, और अगर आप मेरे को पूछे कोई सेगमेंट जहां पे कि ये हाइब्रिड फंड्स लागू होते हैं, तो वो वो इन्वेस्टर्स जो कि चाहते हैं कि मतलब वो रिटायर हो चुके हैं या रिटायरमेंट के आसपास है, दे शुड लुक एट इट, ताकि रिस्क थोड़ी कम रहे उनके पोर्टफोलियो में। एंड अगर हम्म। रिटायरमेंट के बाद में अगर किसी को थोड़ी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स के थ्रू दे शुड यूटिलाइज हाइब्रिड्स मोर फ्रॉम दैट एंगल। वरना इट इज रिस्क प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर, क्योंकि जो मैंने कहा, हो सकता है कि 30 साल के भी किसी निवेशक के लिए जो कि ज्यादा रिस्क ना लेना चाहे, वो भी हम्म। हाइब्रिड यूटिलाइज कर सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। जी सर, जब हम फंड्स की बात कर रहे हैं तो आईटीआई म्यूचुअल फंड का एक स्पेशल प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि डिविनिटी एसआईएफ प्लेटफॉर्म एक है, जो एचएनआई निवेशकों यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए बेसिकली डिजाइंड है। पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और जानना चाहूंगी आपसे, क्या खास स्ट्रैटेजी यहाँ पर इन्वेस्टर्स को मिल रही है और दूसरे म्यूचुअल फंड से इस तरीके के फंड्स कैसे अलग होते हैं? बिल्कुल। तो ये फरवरी मार्च ऑफ 2025 सेबी हम्म। ने सर्कुलर निकाला था, जिसका कि कंसल्टेशन पेपर पहले से चल रहा था, कि जी। म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम थोड़ी हम्म। लिवरेज पोजीशन, या जिसको अनहेज, टेक्निकली अनहेज पोजीशन बोलते हैं, क्या हम उनको अलाउ कर सकते हैं। अब हम्म। हिंदुस्तान में अब कैपिटल मार्केट स्पेशली म्यूचुअल फंड जो स्पेस है काफी इवॉल्व कर गई है, क्योंकि आप ज्यादातर तीन स्पेस की बात हम करते हैं, एक म्यूचुअल फंड, दूसरा पीएमएस, तीसरे एआईएफ। एएफ के अंदर कुछ ऐसी कैटेगरीज है, एएफ मतलब अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, ऐसी कुछ कैटेगरीज है जिसके अंदर की आप मार्केट को शॉर्ट करके या अनहेज पोजीशन यूज करके आप रिटर्न जनरेट या वॉलेटिलिटी कंट्रोल करने, ये आपको साधन है। ये जनरली म्यूचुअल फंड या पीएमएस या लॉन्ग ओनली फंड जो हम कहते हैं उसके अंदर ये अवेलेबल नहीं है। नाउ, ये स्पेस अभी एसआईएफ या स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड जो हम कहते हैं, उस स्पेस में सेबी ने अलाउ की है। और उसके लिए सर्कुलर आया था फरवरी मार्च ऑफ 2025। इसके इसके अंतर्गत
म्यूचुअल फंड्स को, सिर्फ म्यूचुअल फंड कह रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स जो कि ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर हैं, दे सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे कैन अप्लाई टू सेबी। अगर एलिजिबल हैं तो दे विल गेट परमिशन अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड इटसेल्फ, बट उस प्लेटफॉर्म को एसआईएफ कहेंगे। तो कोई अलग कंपनी नहीं आपको, एंड बट डिफरेंट ब्रांड रखना है। तो जैसे आईटीआई म्यूचुअल फंड ने अप्लाई किया था, हमको हमको परमिशन मिल गई थी, तो आईटीआई म्यूचुअल फंड तो हमारी म्यूचुअल फंड का ब्रांड है, बट विद इन दैट वी हैव टू क्रिएट अ न्यू ब्रांड जिसका कि हमने नाम दिया डिविनिटी, DIVINITI, एक वर्ड है। तो ये सिंथेसिस हमने दो शब्दों शब्द शब्द ये शब्द जो है दो वर्ड्स यूटिलाइज करके हमने बनाए, एक डिवाइन प्लस नीति, नीति गवर्नेंस एथिक्स के लिए, और डिवाइन विजडम के हिसाब से हमने दोनों को वर्ड्स को हमने हमने मिक्स करके बनाया। 5 साल तक आप ये ब्रांड को ब्रांड कर सकते हैं, यानी कि डिविनिटी सिर्फ ऑफर्ड बाय आईटीआई म्यूचुअल फंड, 5 साल के बाद में इट हैज टू बी ओनली डिविनिटी एसआईएफ। तो ये रूल्स रखे गए थे। तो सेम फंड, सेम ही, मतलब सेम ही एम्स म्यूचुअल फंड है, लेकिन ब्रांडिंग अलग है। और ब्रांडिंग इसलिए कि इसके अंदर टू कंप्लीटली सेगमेंट की इसके अंदर अनहेज्ड या लेवरेज पोजीशन हो सकती है। तो इसमें बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहले तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ और बड़ा खुश हूँ आपको बताना चाहता हूँ, आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि सोमवार 10 नवंबर 2025 को हमारा पहला प्रोडक्ट एसआईएफ के अंडर हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसका कि नाम है डिविनिटी इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। सो जैसे कि वर्ड है लॉन्ग शॉर्ट, तो पोर्टफोलियो दोनों का मिक्स रहेगा। अगर हमको कहीं लगे कि बाजार में ओवर वैल्यूएशन है, कोई स्टॉक या सेक्टर में स्ट्रक्चरल कोई बेनिफिट हम उठा सकते हैं, कोई कहीं पे हमको लगे कि बाजार का रुख ठीक नहीं लग रहा है, तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम आपने इन्वेस्टर्स ने हमको हमको पैसा दिया, हम स्टॉक्स खरीदते हैं, हमारे पोर्टफोलियो पड़े रहते हैं, या थोड़ी सी कैश क्रिएट करनी है तो कर लेते हैं। जनरली म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं। इन एसआईएफ व्हाट वी कैन डू इज, अगर हमको कोई भी रुख नेगेटिव लगे, विच कैन बी स्टॉक और सेक्टर लेवल और मार्केट लेवल, तो हम स्टॉक को फ्यूचर्स के यूटिलाइज करके, जो वायदा बाजार कहते हैं, फ्यूचर ऑप्शन के थ्रू हम लोग स्टॉक या इंडेक्स को शॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास स्टॉक नहीं है लेकिन मैं उसको, या इंडेक्स नहीं है लेकिन होन करता, लेकिन उसको शॉर्ट कर सकता हूँ। क्यों? तो उससे क्या है, तो उसकी ऑब्जेक्टिव सिर्फ अल्फा क्रिएशन नहीं है कि मैं उससे उसको शॉर्ट करके कुछ पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी ला सकूं, लेकिन उसके अंदर फायदा ये भी होता है कि कई बार शॉर्ट टर्म टैक्टिकल कॉल्स आप ले सकते हो, कि कई बार आपको पॉलिसी कोई एक्शन आ रही है, आप एंटिसिपेट कर रहे हो फेड की मीटिंग आ रही है, बट तो आपको लगता है कि नहीं थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो। तो ये जो लॉन्ग शॉर्ट स्पेस है, दिस इज, लोग कई बार लोग ना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं सिर्फ परफॉर्मेंस को लेके। ग्लोबली एज मार्केट्स हैव डेवलप्ड, जो वर्ड यूज होता है वो रिस्क एंड रिटर्न एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का वर्ड यूज होता है, कि हम किस तरह से अपना बीटा कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू मार्केट एक्शन अपने। तो किस तरह से हम अपनी वॉलेटिलिटी घटा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो और क्या ना, अपने आईटीआई हाउस के अंदर हम पिछले 7.5 8 साल से अपने एक एआईएफ मैनेज कर रहे हैं, जो लॉन्ग शॉर्ट फंड है एआईएफ कैटेगरी 3 के अंडर। सो वी हैव द टैलेंट, वी हैव द एक्सपीरियंस। तो जब ये लाइसेंस या अप्रूवल्स के लिए पेपर आया था, तो वी वर वेरी एक्साइटेड कि हम अब म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी ये हम ऑफर कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा एचएनआईज, तो इसके अंदर डिफरेंशिएटिव फैक्टर क्या है? एआईएफ इन्वेस्ट करना तो 1 करोड़ चाहिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, पीएमएस करना तो 50 लाख चाहिए, अगर एसआईएफ करनी है इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख रुपए चाहिए। तो 10 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उसमें एसआईपी अलाउड है, सिस्टमैटिक विड्रॉल अलाउड है, और भिन्न भिन्न प्रकार की स्कीम्स होंगी। लेकिन जो हम स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं सोमवार को, वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, जिसके अंदर कि हम लॉन्ग शॉर्ट दोनों कर सकते हैं उसके अंदर। तो लॉन्ग तो नेचुरली एक म्यूचुअल फंड या की तरह पोर्टफोलियो हो गया, शॉर्ट जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, हम उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। जो जो क्षेत्र अभी तक जन एक मास मार्केट के लिए अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उनको 1 करोड़ या उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती, तो वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख पे आ गई है।
10 लाख की बात की जाए सर, तो 10 लाख वाले एसआईएफ में बेसिकली एसआईपी या फिर एसडब्ल्यूपी कैसे काम करते हैं ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। और साथ ही जिस तरीके से बाजार वॉलेटाइल है, क्या इसमें एसआईएफ निवेशकों को फायदा दे सकता है, किस तरीके से दे सकता है? जी जी। तो मैं पहले एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का क्लैरिफाई करता हूँ एसआईएफ पे रिलेटेड। जैसे म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हो, सिस्टमेटिक विड्रॉल यूटिलाइज कर सकते हो एज अ टूल फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश फ्लो या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उसी तरह आपको 10 लाख से मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके ऊपर टॉप अप आप कर सकते हो एसआईपी। तो सेबी ने ये कहा है कि आज एक सेगमेंटेशन दे दी है कि कम से कम इन्वेस्टर इन्फॉर्म रहे और आपके डिस्क्लोजर के हिसाब से, इसलिए उन्होंने कट ऑफ हायर रखा है इसके अंदर। तो एसआईपी सिस्टमेटिक विड्रॉल एज अ टूल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एज अ टूल ऑफ कैश फ्लो रिक्वायरमेंट, वो दोनों इसके अंदर 10 लाख है तो ही आप प्रयोग कर सकते हो, आप एंट्री नहीं ले सकते। तो अल्टीमेटली कल मेरा दूसरा प्रोडक्ट आएगा, तीसरा प्रोडक्ट आएगा, समझ लीजिए कोई भी फंड हाउस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट आए तो भी 10 लाख फंड हाउस लेवल पे है। यानी कि समझ लीजिए मैं 4-6 महीने के बाद एक और प्रोडक्ट ले आऊं, तो अगर आपने पहले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो दूसरे के अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, कहने के लिए कहता हूँ कि 50,000 1 लाख रुपए वो भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन शुरुआती दौर में आपको 10 लाख की रिलेशनशिप एक म्यूचुअल फंड हाउस से एक एसआईएफ प्लेटफॉर्म पे बनानी ही पड़ेगी, मिनिमम उतना है। एंड एसआईपी एंड सिस्टमेटिक विड्रॉल टॉप अप है, उसके बाद एसआईपी टॉप अप के लिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल कैश फ्लो रिक्वायरमेंट के लिए। एंड आपने और साथ में आपने जो 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 प्रश्न किया जनिश जी, वापस एक रिपीट करोगे कुछ? सर मार्केट मार्केट वॉलेटिलिटी के ऊपर मेरा सवाल था कि जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तो एसआईएफ किस तरीके का फायदा निवेशकों को देगा? जब मार्केट वॉलेटाइल है तो फंड मैनेजर के पास अप टू 20 फंड मैनेजर क्या कर सकता है कि अपना पोर्टफोलियो हेज कर सकता है और अपना पोर्टफोलियो शॉर्ट कर सकता है। यानी कि वो जो लॉन्ग शॉर्ट शब्द यूज करते हैं, तो अपने हम्म। पोर्टफोलियो को वो ट्रिम कर सकता है, जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर जनरली सिर्फ लॉन्ग ही रह सकते हैं। तो हम्म। एंड बट इस ये तो जो अथॉरिटी मिली हुई है फंड मैनेजर को, उसकी बात कर रहा हूँ। बट हम्म। एक वे ऑफ मैनेजमेंट भी है। तो लॉन्ग शॉर्ट फंड मैनेजर के अंदर एक एक नेचर होना चाहिए, फंड मैनेजर के अंदर एक फितरत होनी चाहिए, एक उसका डीएनए में होना चाहिए कि उसको हम्म। रिस्क मैनेज करनी है, सिर्फ रिटर्न नहीं देनी है। क्योंकि हम्म। नॉर्मली क्या लॉन्ग फंड्स बेंचमार्क होते हैं, वो उस हम्म। हिसाब से मैनेज करते हैं, वो सिर्फ लॉन्ग रह सकते हैं। लेकिन हम्म। यहाँ पे वो रिस्क एंड रिटर्न के ऊपर ध्यान देना है उसकी सिर्फ। तो आप कहो कि क्या म्यूचुअल फंड नहीं करते ध्यान? हाँ देते हैं, लेकिन उनके पास वो ये टूल नहीं है कि वो मार्केट को कभी भी अगर उनको लगे कि कुछ करेक्शन का दौर आ सकता है वो शॉर्ट कर सके। तो जो हम्म। यहाँ पे हो सकता है, चलो मैं अलग उदाहरण लेता हूँ कि हर मार्केट की सिचुएशन में, अच्छी खराब मार्केट, ऊपर नीचे, बेरिश या बुलिश मार्केट, कोई भी सिचुएशन के अंदर हम्म। आप ये देखा गया कि एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि स्टॉक या सेक्टर लेवल के ऊपर हम्म। हम हमको हम उसको उसको हेज करके या हम्म। शॉर्ट पोजीशंस लेके हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाए, ताकि इन्वेस्टर्स के फेवर में वॉलेटिलिटी मतलब कम रहे और रिटर्न बनने की क्षमता रहे। लेकिन मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे फंड मैनेजर्स दोनों ध्यान रखने पड़ते हैं, रिस्क एंड रिटर्न। सो उनका धर्म है कि रिस्क को मद्देनजर रखते हुए रिटर्न बनाना। इट इज नॉट अबाउट, क्योंकि ना हिंदुस्तान में 20-25 सालों में जो 30 साल से म्यूचुअल फंड हम इतनी अवेयरनेस ला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि एक थोड़ी सी आदत या प्रथा बन गई है कि सर हिंदू सब कुछ ठीक है, लॉन्ग रन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग रन तो सब ठीक मैं भी मानता हूँ, लेकिन जो हम्म। जर्नी होती है वो वॉलेटाइल होती है। तो ये हम्म। पेस दी है सेबी ने, एंड आई एम सो थैंकफुल टू द रेगुलेटर फॉर क्रिएटिंग दिस स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, क्योंकि ये ये इन्वेस्टर्स को स्पेस दी है कि आप अपनी कुछ एलोकेशन विद इन इक्विटी, विद इन हाइब्रिड, हम्म। दोनों तरह के फंड्स है, डेट भी होंगे, हाइब्रिड भी होंगे, इक्विटी भी होंगे, विद इन दैट यू कैन एलोकेट सम पोर्शन इनटू दिस टू मैनेज योर वॉलेटिलिटी इन योर पोर्टफोलियो। जी सर, हम कुछ फंड्स की बात करें, एसआईएफ के बारे में तो आपसे समझा ही, लेकिन कुछ फंड्स हैं जिनको स्टेबल रिटर्न्स के तौर पर बेहतरीन फंड्स माना जाता है, जैसे आपने हाइब्रिड का नाम लिया, डेट फंड्स हो जाते हैं, लिक्विड फंड्स रहते हैं। बट अगर किसी भी निवेशक को, जो हमारे पास व्यूअर्स हैं उनके कई सवाल आते रहते हैं,
तो किसी भी निवेशक को अगर अपने पोर्टफोलियो में एक स्टेबल रिटर्न चाहिए, मान लीजिए 8-9% का, 7% का, तो उसके लिए कौन सा फंड बेहतर रहेगा? क्या हाइब्रिड फंड्स जो आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं उनमें निवेश करना बेहतर है, या डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स, किस तरीके के फंड्स की तरफ जाए? सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, म्यूचुअल फंड्स कोई भी रिटर्न्स किसी भी तरह के एश्योर नहीं कर सकता है, कोई भी रेंज। तो क्योंकि इन्वेस्टर्स को समझ के अपनी पोजीशन लेनी है। तो ये ना एक ये एक आज ऑलरेडी हम देख रहे हैं एक चैलेंज बाजार में बन रहा है, और हम्म। आगे जाके ये जारी रहेगा। और चैलेंज क्या है कि ब्याज की दरें गिर रही हैं और गिर गई नीचे। सो अगर कोई सोच रहा है कि आज से 10-12 साल, 11-12 साल पहले अगर आप हम्म। बैंक में जाते तो आपको करीबन करीबन, जितना मेरे को ध्यान आता, 9% के आसपास आपको रिटर्न, आपको आपको इंटरेस्ट मिलता था। आज हम्म। वो आज अगर आप 5-6 साल के डिपॉजिट करने जाओगे तो आपको अच्छी अच्छी PSU बैंक में, टॉप प्राइवेट बैंक्स में आप करीबन, और मैं नॉन सीनियर सिटीजन की बात कर रहा हूँ, करीबन 6% रिटर्न बने मिलेगा। हो सकता है जी। कि 5.5 और 6.5 के बीच में सीनियर सिटीजन को लेके आपको आपको रिटर्न मिलेंगे। तो ये हम्म। एक नेचुरल ग्रोथ, एक नेचुरल फिनोमिना मार्केट का, कि जब मार्केट में ग्रोथ होती है, मार्केट में सरप्लस पैसा जनरेट होता है, मार्केट, अगर आपके इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन कम होगा हम्म। तो ब्याज दरें कम होगी। दिस इज व्हाई ग्लोबली व्हाट इज हैपेंड। अगर आप जापान के एग्जांपल लो, USA के एग्जांपल लो, जितनी भी डेवलप्ड मार्केट्स हैं, वो सब जगह वहां पे ऐसा हुआ है। ऑन द अदर साइड दूसरी जो ऑप्शन है वो है इक्विटी की, कि आप इक्विटी में हम्म। इन्वेस्ट करो। अब दोनों के चैलेंजेस क्या है? यहाँ इंटरेस्ट रेट गिर रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट कम है, मेरे को टैक्स पे करके इन्फ्लेशन के बाद में इन्वेस्टर को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही कम या ना के बराबर रियल रिटर्न बनेगा। एंड हम्म। अगर इक्विटी में निवेश करते हैं तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हरदम लेनी पड़ेगी, और आजकल पिछले 4-5 सालों में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि ये जो वॉर्स चल रही हैं, जी। पहले कोविड का माहौल रहा है, एंड हम्म। रिसेंटली अभी देखिए इंडिया में और US ट्रेड डील के लिए चैलेंज रहा है, कोई ना बहुत कोई। बड़ा रीजन है सर, डोनाल्ड ट्रम्प भी एक जी जी जी। मार्केट वॉलेटाइल करने के। तो तो अभी हम जनरली डेट और इक्विटी की बात करते हो, हाइब्रिड स्पेस बीच में है, लेकिन हम्म। कि वहां वॉलेटिलिटी नहीं है, राइट। मेरे को जितना ध्यान आता है, जब 2020 में मार्च महीने में जब मार्केट गिरा था, और हम्म। 12 समय 12,000 का निफ्टी होता था, तो हम्म। नीचे 7,500 पे एक बार आ गया था। रिकवरी हम्म। बात हुई जरूर। मे बी वो डर का माहौल ऐसा था कि वो इतनी बड़ी गिरावट हुई थी, तो उस गिरावट में हाइब्रिड्स भी गिरे थे। तो ऐसा हम्म। नहीं है कि हाइब्रिड्स, अगर मार्केट गिरेगी तो हाइब्रिड नहीं गिरेंगे, क्योंकि हाइब्रिड भी तो मार्केट में ही निवेश करते हैं हम्म। नाउ। तो इसलिए सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, टाइम होरिजन के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। ये जरूर है कि हाइब्रिड्स में इक्विटी से रिस्क कम और हम्म। से रिटर्न की क्षमता ज्यादा की उम्मीद रख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। बट ओवर पीरियड टाइम, मतलब अभी तक तो आई है, बट नेचुरली वॉलेटिलिटी या रिस्क के साथ आती है। बट एट द जी। टाइम विद इन इक्विटी हम्म। एंड विद इन हाइब्रिड स्पेस, दोनों स्पेस में ये जो SIF या स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स का प्लेटफॉर्म आया है, जिसके हम्म। अंदर फंड मैनेजर को रिस्क मद्देनजर रखते हुए आपको रिटर्न्स बनाने की कोशिश करनी है, आपको टैक्टिकल पोजीशंस उसमें लेनी है। तो हम्म। आपके तो वो ये स्पेस, मेरी होप है कि चाहे रिटर्न माइन्यूटली कम आए, लेकिन वो हम्म। बहुत कम कर देगा। तो ये जो नई प्लेटफॉर्म सेबी ने दी है, सबको सीखना चाहिए, और इसको अवेयरनेस लानी चाहिए, कि मेरे हिसाब से विद इन दिस इज अ कैटेगरी दैट इज गेटिंग क्रिएटेड विद इन दी ओरिजिनल कैटेगरी ऑफ इक्विटी, हाइब्रिड एंड हम्म। डेट्स, and with the less expectation or less volatility, expectation of less beta। हम हम्म। लोग, हमारे जो 7-7.5 साल का एक्सपीरियंस रहा है, और हमारे जो CIO हैं, वो करीबन करीबन लॉन्ग शॉर्ट फंड्स के अंदर 17-18-19 साल से काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, हम्म। राइट। तो हम, इसलिए हम हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट की दौर चल रहा है कि हम फंड लॉन्च करें, हम अच्छी मैनेज करें, क्योंकि हम्म। सारा टैलेंट और सारा एक्सपीरियंस अब उस पर काम आएगा। तो सो पीपल शुड मेक देमसेल्फ अवेयर। और अभी क्या एकदम नई स्पेस है ना, तो क्रिएट हम्म। हो। तो मैं कहूंगा कि आपसे एकदम इनिशियल फेजेस में, जिससे कहता है ना इन्फेंसी स्टेजेस में आपसे बात हो रही है, तो आपका प्लेटफॉर्म मैं यूटिलाइज करना चाहूंगा, जो आपको आप सुन रहे हैं, हम आपको मेरी इस कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, इस स्पेस पे हम्म। ध्यान दीजिए। ये स्पेस ग्लोबली बहुत बड़ी स्पेस है।
तो हम्म। जैसे मार्केट बढ़ेगी ये स्पेस बड़ी होती रहेगी और आपको इसके फायदे सीखने चाहिए, एंड देन उस हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए। जी सर, फिर जब वॉलेटिलिटी की हम बात करते हैं तो एक बहुत कॉमन सी चीज है कि हम अपने पोर्टफोलियो को इस वॉलेटाइल मार्केट में स्टेबल रखना चाहते हैं। चलते चलते दो बड़े सवाल, एक तो मैं निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले ये पूछ लेती हूँ कि गोल्ड और सिल्वर की रैली हम देख चुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी हमने देखनी अब शुरू कर दी है, दोनों ही एसेट क्लास अब थोड़ा सा स्थिर हो गए हैं अपनी जगह पे, बहुत तेज रैली नहीं आ रही है, थोड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है। ऐसे में अब एलोकेशन की वो जो इंटरेस्ट है लोगों का, वो कहीं ना कहीं कम भी हो रहा है कि अब तो रैली खत्म होने वाली है, या अब तो रैली ऑलरेडी इतनी आ गई। तो क्या एक बैलेंस पोर्टफोलियो में सोने और चांदी का अभी फिलहाल के लिए एलोकेशन कम होना चाहिए, या फिर आगे आने वाले लॉन्ग टर्म गेन्स को देखते हुए एलोकेशन को अभी भी बढ़ाने की सलाह होगी? जी, मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, हमारे फंड हाउस में गोल्ड सिल्वर की अभी कोई भी स्टॉक, कोई हम्म। भी हमारे हमारा फंड हाउस को स्कीम नहीं फंड है। नहीं। जी। तो बट हम ट्रैक तो हम भी करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट सारी लिंक्ड रहती है। तो हम्म। तो व्हाट आई बिलीव इज दिस, कि जब किसी चीज में अच्छी तेजी होती है हम्म। तो ज्यादा ध्यान जाता है, राइट? या फिर बहुत ही नेगेटिव कोई एनवायरनमेंट हो तो ज्यादा ध्यान जाता है। जो आज आज कहेंगे कि देखो गोल्ड बढ़ गया, इतना बढ़ गया, तो क्या उसने 3 साल पहले 4 साल पहले कहा था कि गोल्ड डाउन है, सिल्वर डाउन है, निवेश करो? अगर कहा था तो मैं उसको बात को क्रेडिट दूं, राइट? तो देखिए गोल्ड मार्केट है क्या? गोल्ड मार्केट जो है इट इज काइंड ऑफ अ करेंसी मार्केट, कि हम्म। दुनिया में डॉलर है, यूरो है, हमारे आईएनआर है, येन है, इतनी करेंसीज है। तो गोल्ड इज द ओरिजिनल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, हम्म। एंड इसकी भी अपनी एक वैल्यू है। नाउ इसके अंदर डिबेट क्या होती है, देखिए इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो इससे फिक्स्ड इनकम में आप डालोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, इक्विटी में हम्म। अगर करोगे तो आपको डिविडेंड मिलते हैं, लेकिन इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकती है। तो इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होती है जैसे कि इक्विटी में भी होती है। नाउ हम्म। दी आज आज पहली बात, गोल्ड बढ़ा क्यों, सिल्वर बढ़ा क्यों पिछले 2-3 सालों में? ये दरअसल मैं तो कहूंगा एक्चुअली थोड़ी वॉलेटिलिटी रही है, लेकिन ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 45-50 हजार से जब शुरू हुआ था तो तब से सब अभी एक 1.25 लाख के आसपास, एक हम्म। लाख के आसपास चला गया था। तो इस पूरे दौर को करीबन 4 साल लगे। हम्म। ज्यादा ज्यादा उछाल पिछले एक साल में आया है। हम्म। तो जो 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 डॉलर, तो मेन बात क्या थी कि उसके पहले कई साल, एंड मे बी वो हम्म। 5-6-7-8 साल गोल्ड नीचे था, पहले हम्म। करेक्शन मोड में था, फिर पूरा फ्लैट रहा, कंसोलिडेट किया है। तो एक हम्म। तो इतने साल के जो नेगेटिव या जीरो रिटर्न वो पूरे कर रहा है, एक ये। और दूसरी बात ये है कि डी डॉलराइजेशन वाली बात है कि आज यूएसए में फिस्कल डेफिसिट कुछ करीबन 38 ट्रिलियन डॉलर का है। हम्म। एंड देन इस इन ये जो वॉर एंड इकोनॉमिक वॉर्स के अंदर पिछले 2-3 सालों में, खास करके 3-4 सालों में जो थोड़े सैंक्शन लगा दिए दूसरे देशों पे, तो हम्म। दैट इज रिड्यूस द कॉन्फिडेंस ऑन सम करेंसीज। तो लोग कहते हैं कि अगर आप हम किसी को भी किसी अपने अथॉरिटी के अंदर कुछ भी लॉक कर दो, तो फिर वो कुछ कंट्रीज ने ऑटोमेटिकली वो गोल्ड में जाना स्टार्ट किया, यानी कि सेंट्रल बैंक ने गोल्ड में जाना स्टार्ट किया। तो पिछले 3 साल दो की अगर आप नंबर देखोगे तो हर हम्म। सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड ने अपने फॉरेक्स एक्सचेंज के रिजर्व के अंदर गोल्ड को ऐड किया है। तो जी। आज हिंदुस्तान में करीबन 13-14% हम्म। हमारी जो टोटल रिजर्व है उसका 13-14% गोल्ड में है। जी। 100 बिलियन डॉलर आउट ऑफ $700 बिलियन हमारे गोल्ड के अंदर है। एप्रिसिएशन हम्म। वैल्यू परचेज भी किया है आरबीआई ने। मैं हम्म। आपको एक तो बड़ी सरप्राइजिंग कंट्रीज का नाम देता हूँ। लार्जेस्ट गोल्ड बायर सेंट्रल बैंक्स में, लार्जेस्ट गोल्ड बायर पिछले साल वॉज पोलैंड सेंट्रल बैंक। सेकंड लार्जेस्ट वो टर्की सेकंड सेंट्रल बैंक, देन इट वाज इंडिया। जी। तो अगर रिटेल इन्वेस्टर खरीदे तो उसमें क्या, जब सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं तो कोई तो बात है ना, जिसकी जो कि गोल्ड की रन ने पूरी की। लेकिन हम्म। अब क्वेश्चन आपका कि 4,000 डॉलर ग्लोबल सेंस में 4,400 डॉलर हो गया था, अभी 4,000 हम्म। के आसपास घूम रहा है। यानी कि लोकल बाजार में कुछ 1,20,000 1,23,000 के अंदर इसका प्राइस चल रहा है। तो ये हम्म। करेक्शन हुआ है, तो 7-8% करेक्शन हुआ, लेकिन जहां पे कि 100% के ऊपर ग्रोथ हुई उससे 7-8% करेक्शन हुआ है, तो एक हम्म। नॉर्मल बात
बात है। ये तो इक्विटी में भी हमने निफ्टी के अंदर 15% करेक्शन लास्ट ईयर देखा था, अक्टूबर और हम्म। फरवरी। तो जो आपकी एलोकेशन है गोल्ड की, मैं तो हम्म। कहूंगा कि आप रखिए, क्योंकि क्योंकि बाजार में आपकी इंश्योरेंस है। हम्म। क्या मार्केट में, क्या क्या जो पॉलिटिकल खत्म हो गई, क्या वॉलिटिलिटी खत्म होगी? अगर आंसर ना है तो आप कंटिन्यू रखिए। नहीं, हम्म। आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में, और जरूर देखिए गोल्ड और सिल्वर के भी सलाहकार हैं, उनसे पूछिए। अगर उनको अगर थोड़ा वेट करना है, कंसल्टेशन का वेट करिए। बट टू हम्म। से, क्योंकि गिरा है प्राइस, तो गिरने के पहले तो बड़ा था ना उसके अंदर। हम्म। अगर मैं आज एक साल पहले मैंने निवेश किया होता, तो जितना हम्म। मेरे को 50% या उसके आसपास पहले बढ़ा है, उसके बाद करेक्शन हुआ है इसके अंदर। तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं इसके अंदर। हाँ, धनतेरस के आसपास बहुत लोगों ने लाइन लगा के खरीदे हैं। टॉप में जाके लोग लोग खरीदते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ। जब चांदी का भाव आज से मेरे ख्याल से 10 12 13 साल पहले 70,000 के आसपास आ गया था लोकल मार्केट में इंडिया में, तब भी हम्म। लोग इंसान बात कर रहा चांदी का। और जब 1.5 लाख आया था, तब भी सबको लग रहा था बढ़ेगी। देखिए, ये मार्केट के बायसेस है, पक्षपात है, टाइम टू टाइम आते हैं। कुछ दिन देखिए, राहत दीजिए, कंसोलिडेशन होगी। हम्म। अगर में रिस्क है, डी डॉलराइजेशन हो रही है, अगर हम्म। सेंट्रल अगर परचेजिंग कम नहीं हो रही है, तो हम्म। इसके नॉर्मल रिटर्न्स बनेंगे जैसे हरदम बने हैं। हम्म। लेकिन उम्मीद जो है, मतलब पिछले 2 3 साल के जो रिटर्न बने, उस हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना है। जी। सर, आखिरी में एक सवाल और, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं हमारे, वो हमसे जनरली रिकमेंडेशंस मांगते रहते हैं कि किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग लॉन्ग टर्म में की जाए। तो एक हाइपोथेटिकली अगर मैं आपके सामने ये सवाल रखूं कि जिन निवेशकों के लंबे समय के लिए गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग, अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है, या बच्चों की हायर स्टडीज के लिए उनको प्लान करना है, 10 से 5 साल की एसआईपी प्लानिंग अगर करनी है इन अ होल, वो कैसे की जानी चाहिए? किस तरीके के फंड्स यूज होने चाहिए? किस तरीके के फंड्स में इन्वेस्ट करना है? कितना अमाउंट से स्टार्ट होना चाहिए और कितने तरीके से स्टेप अप? हम ये पूरा कैलकुलेशन अगर आप समझना चाहें। अ, कोई भी सिंगल पोर्टफोलियो सबके लिए नहीं जा रही है, सबके लिए जी। सब अलग सलाह है। आपकी हम्म। एज, इनकम के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से। मेरे फादर मेरे फादर करीबन आज 80 साल के ऊपर हो गए। आज जब मैं, हम्म। अगर उनको निवेश करना होता है, तो मेरे को बोलते हैं, क्या वो दो बात बोलते हैं, क्या मैं रिस्क नहीं समझता हूँ क्योंकि 80 साल का हो गया है, तो मेरी हम्म। रिस्क। दूसरी बात वो कहते हैं, मेरे पैसा जो निवेश करना, उस पर इनकम की जरूरत नहीं है, मेरी डिपेंडेंट नहीं है लाइफ। हम्म। पैसा मैं अगली जनरेशन के लिए, नेचुरली जो नॉमिनीज होंगे उनको छोड़ के जा रहा हूँ, तो उनके हम्म। हिसाब। तो अलग अलग लोगों का अलग रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम्म। नेक्स्ट बात, आपने 10 साल की बात की। 10 साल के अंदर आप बैठ के, ये सिंगल आंसर नहीं है, बैठ के ये सलाहकार के साथ में, या खुद अगर आप बैठ के हम्म। आपको डिसाइड करना है। बट 10 साल में एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडिया की जो इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है, वो कुछ 8 9 10 ट्रिलियन में, हमारी उम्मीद है 2035 और 2037 के बीच में ये इकोनॉमी करीबन 10 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। सब नॉर्मल था। और ये हम ज्यादा रिटर्न भी नहीं, हम ज्यादा ग्रोथ भी नहीं पकड़ रहे हैं। 10 10.5% के आसपास नॉर्मल ग्रोथ में, एवरेज में हम दस हम्म। ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएंगे। आ, ये ये समझा जाता है कि अगर अगर इकोनॉमी ग्रो करती है, तो कैपिटल हम्म। मार्केट करती है। तो उसके हिसाब से आपकी इक्विटी के अंदर एक एलोकेशन होनी चाहिए जरूर, हम्म। अपने प्रोफाइल के हिसाब से। अगर आप रेगुलर रेगुलर इनकम होल्डर हो, कि आप या फिर आप जॉब में हो, अगर आप बिजनेस करते हो और आपकी रेगुलर इनकम आती है, तो वो पैसा, क्योंकि वो फ्यूचर का पैसा है, फ्यूचर में कमाई आएगी, तो वो पैसा एसआईपी के थ्रू आपको लगाना चाहिए। एंड एंड सोच समझ के लगाना, क्योंकि देखिए वॉलेटिलिटी होती है, जब वॉलेटिलिटी होगी तो डर। हम्म। और जब जब मार्केट बढ़ जाती है, उसके बाद ज्यादा आप हम अपने सारे डिसिप्लिन भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमको खाली इक्विटी करना है। ये गलतियां नहीं, दोहरानी नहीं है। तो हम्म। सिंगल सिंगल आंसर नहीं है इसके अंदर, राइट? बट बट एलो अगर आपने 10 साल कहा, और अगर आपकी एज 30 40 के आसपास है, तो मैं हम्म। कहूँ ज्यादा निवेश इक्विटी में होना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा है इसके अंदर। हम्म। तो ज्यादा हम्म। निवेश इक्विटी में होना चाहिए। और टोटल अगर सब सिचुएशन सही रही और हम 10% के आसपास हमने जीडीपी ग्रो की, तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन है कि इक्विटी की रिटर्न बाय द पास्ट स्टैटिस्टिक्स ठीक रहनी चाहिए। सो हम्म।
बट एट द सेम टाइम इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स कि अगर आपको उस दौरान 1 2 3 साल की रिक्वायरमेंट बीच में आएगी, तो हम्म आप डेट फंड यूज करने चाहिए। अगर एकदम शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है तो डेट फंड यूज करने चाहिए। और विद हम्म इन इक्विटी एंड विद इन हाइब्रिड स्पेस, अब क्योंकि नए प्रोडक्ट्स विद इन दैट स्पेस आए हैं जो कि आपके रिस्क को कम कर सकता है, तो आपको स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड्स या एसआईएफ भी यूटिलाइज, लॉन्ग शॉर्ट फंड्स को हम कहते हैं, वो भी यूटिलाइज करने चाहिए। तो जी। तो परसेंटेज में, और अगर आप फिर भी बॉल पार्क समझना पूछोगे, तो 100 से अपनी एज माइनस कर दीजिए। यानी कि अगर आपकी एज 40 साल की है तो 100 से माइनस कर दीजिए 60% के आसपास, जिसको कि रूल ऑफ द थंब बोलते हैं। आपको इक्विटी हम्म। होना चाहिए और बाकी आपके लो रिस्क प्रोफाइल एसेट्स इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। सर, क्या इस तरीके के निवेशकों के लिए एसआईएफ भी फीजिबल रहेगा? इस तरीके के निवेशकों को एसआईएफ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए? देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सिर्फ उस पर रिक्वायरमेंट 10 लाख की मिनिमम है। बट हम्म आज के दिन मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए, 10 लाख के पोर्टफोलियो वाले इन्वेस्टर्स बहुत हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में 10 लाख के इन्वेस्टर के पोर्टफोलियोज नहीं है, तो बहुत हो गए हैं। तो यही बातें आज से 7 8 साल पहले अगर आप मेरे को पूछते, एआई स्पेस नया थोड़ी डेवलप हो रही थी, कैसी हम्म होती, तो शायद इतने पॉजिटिव आंसर्स नहीं आते। लेकिन आज इतने सालों बाद देखिए, इतनी बड़ी स्पेस एएफ की बन गई है, पीएमएस की बन गई है। म्यूचुअल फंड हम्म तो 50 लाख करोड़ का है ही है के अंदर। हम्म दिस हम्म एंड एंड हम हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगले 10 12 सालों में करीबन करीबन 17 18 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास सेविंग्स इंडिया में पूल क्रिएट होने वाला है। तो ये इतनी बड़ी रकम है, इतना बड़ा कॉर्पस है कि हर स्पेस में ये फिट होगा। आपको एसआईएफ, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड, हर तरह से फिक्स होगा। तो जो 10 लाख अफोर्ड कर सकता है, कि समझ लीजिए आज आपकी 50 60 लाख का पोर्टफोलियो हो गया है इक्विटी का, तो उसको हम्म अपना 20% पोर्टफोलियो करीबन करीबन एसआईएफ की तरफ भी, विद इन इक्विटी के अंदर भी हम्म देखना चाहिए। क्योंकि दैट होपफुली विल रिड्यूस द वॉलेटिलिटी ऑफ दैट पोर्टफोलियो। सब मतलब कहते सब अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन बीच हम्म की तकलीफ देती है उसके अंदर। राइट, हम सोचते हैं कि हम 100 रुपए लगाएंगे, कहने के लिए कह रहा हूँ कि 300 400 बन जाएंगे, लेकिन हम्म। 300 400 बनने के पहले कितनी बार ऊपर नीचे जाएगी जर्नी। उसके अंदर एसआईएफ विल वर्क लाइक शॉक एब्जॉर्बर्स। जी। जितेंद्र जी, हमारे साथ आज आप जुड़े हैं। बहुत सारी बातें मार्केट से रिलेटेड, खास तौर से फंड्स किस तरीके से हमें सेलेक्ट करने हैं और किस तरीके से एसआईएफ, ये जो नया कॉन्सेप्ट उभर के आ रहा है, ये सब कुछ हमने आपसे समझा है। वॉलेटाइल मार्केट में किस तरीके से समझदारी भरा निवेश कर सकते हैं, ये सब डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि मुझे लगता है जितने भी व्यूअर्स इसे देखेंगे, एक नए तरीके के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में उन्हें समझ में आएगा और कुछ बेहतर चीजें समझ में आएंगी। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू।